हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग बच्चे सिलेबस को अपने पढ़ चुके होंगे। 11th क्लास का जो सिलेबस मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का अपलोड किया है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, आप लोगों ने उसको बड़ा प्यार दिया है। उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी, देखी होंगी। और मैंने बोर्ड एग्जाम जो जिस तरीके से कंडक्ट होता है, 3 नेशनलाइज आपके बोर्ड हैं या स्टेट बोर्ड क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने सजा के रखी हुई है। क्लास 9th का अलग पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10th का अलग बना हुआ है, 11th का अलग बना हुआ है, 12th का अलग बना हुआ है। अब क्लास 11th का जो प्लेलिस्ट मैंने वहां पर बनाया है, उसमें एक तो आपको कंप्लीट फॉर्म में वही पूरा एक प्लेलिस्ट के अंदर, एक बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर पूरा का पूरा आपको जितने चैप्टर जितने टॉपिक है सब मिल जाएंगे। और दूसरी मैं प्लेलिस्ट ऐसी क्रिएट करूंगा जिसमें हर एक चैप्टर को, ठीक है, मैं इंक्लूड कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट को उसी फॉर्म में, उसी फोल्डर में ले जाकर के ऐड कर दूंगा। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और वीडियोस को अगर आपको देखना है कि आपको अपना कोई टॉपिक क्लिक करना है, तो उन सभी टॉपिक को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करिएगा। वहां पर आपको डेफिनेटली उस टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस यहां पर आने वाली हैं क्लास 11 से रिलेटेड। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। चलिए, हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। और क्लास 11th में जो हमारी पहली यूनिट है बायोलॉजी के अंदर, वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है विविधता, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीवित जीवों की। ठीक है, जीवित जीव कौन कौन से होते हैं? प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर, अर्थ पर, ठीक है, जो विविधता पाई जा रही है, जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसी के बारे में हम लोग को यहां पर समझना है, प्लांट और एनिमल के। अब इसमें जो हमारा पहला चैप्टर आपका इंक्लूड किया गया है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जीवों का, यानी जीवित जो जीव हैं, ठीक है, लिविंग मतलब जीवित, जीवित जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किस प्रकार से पाई जा रही है, उसको समझना है। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। तो देखिए यहां पर मैंने बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले समझने से पहले हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड समझते हैं कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व में जो जीवित जीवों का डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से है। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर बच्चों मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिएगा। पहला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, लार्ज अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं इस पूरी पृथ्वी पर। जैसे हम लोग हर्ब की बात करें, जो छोटे छोटे शाक सब्जियां होती हैं उनकी बात करें, श्रब्स की बात करें, ठीक है, ट्रीज पेड़ पौधों की बात करें, इंसेक्ट, डॉग, बर्ड्स, कैट, अदर एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने किसकी बात करी, श्रब्स की बात करी, हर्ब्स की बात करी, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। फिर वहां हम लोग बड़े बृहद प्लांट्स की तरफ जाते हैं, ट्रीज की बात करते हैं। हम लोग इंसेक्ट को देखते हैं, जो स्मॉल साइज के आपको चारों तरफ इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं। डॉग यानी कुत्तों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, चिड़ियों की, है ना, कैट की, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनको अदर एनिमल्स में इंक्लूड कर दिया। और बहुत सारे ऐसे प्लांट जो आसानी से हमारे चारों तरफ, ठीक है, आसानी से हमारी चारों ओर देखे जा सकते हैं। अगर आप अपनी थोड़ा सा निगाह को उठा करके देखें, जो हम लोग डेली करते हैं वही चीज, है ना, सुबह उठते हैं, आराम से बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, और हमको एक कॉमन चीज दिखाई पड़ती है, क्या कि हमको हरा हरा दिखाई पड़ता है इस पूरे विश्व में। जैसे कि अगर आप किसी एरिया में है और वहां पर अगर कोई प्लांट है, तो वो प्लांट कैसा होता है, ग्रीन, है ना, तो वो हमको प्लांट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जमीन में निगाह डालते हैं तो छोटे छोटे शाक सब्जियां आपको, ग्रासेस वगैरह दिखाई पड़ती है। आसमान में देखते हैं तो चिड़ियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है जिस समय आपने देखा उस समय ना उड़ रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि चिड़ियाएं होती हैं, बर्ड्स जो है ना उड़ रहे होते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और उनको हम आसानी से अपने चारों ओर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास नहीं देख पाते, लेकिन वो होते जरूर हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें हम नेकेड आई या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं,
वायरस की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे आसपास होते हैं, हमारे हाथ पर होते हैं, ठीक है, जर्म्स वगैरह फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। बट हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप हम इनको नहीं देख सकते, राइट। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, आगे देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्गेनिज्म को केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है इन डिफरेंट काइंड्स के प्लांट और एनिमल्स, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट और काइंड्स के प्रकार के जो प्लांट और एनिमल्स हैं और जो अन्य ऑर्गेनिज्म हैं, इनको धरती या पृथ्वी की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? इस पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है भैया, है ना, तो इसी पे ही हम लिखते हैं, चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनता है जैव विविधता के ऊपर। जैव विविधता, देखिए हिंदी में इसको कहा गया जैव विविधता, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो टर्म अराइज हुआ है या जो शब्द लिया गया है, ये किससे लिया गया? तो एक यूनानी भाषा है ग्रीक, ठीक है, यूनानी भाषा, इसको हम लोग ग्रीक कहते हैं, ठीक है। तो एक ग्रीक भाषा है जिसमें बायो को जो लिया गया है वो बायोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? बायोस। और बायोस का ग्रीक भाषा में जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना बेटा, उसे हम लाइफ कहते हैं, दैट मीन्स जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। और जो डाइवर्सिटी लिया गया है टर्म, ये भी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। और डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है फॉर्म, स्वरूप या रूप या उसका प्रकार। यानी कि इस पृथ्वी पर जो जीवन का प्रकार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप अगर इस पृथ्वी पर देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल रीजन पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं जो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं या जीवित हैं, लाइक प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे पाए जाते हैं। एरियल में आप देखते हैं कि भाई बर्ड्स हो गई, है ना, इंसेक्ट हो गए, ये आपको एरियल रीजन में दिखाई पड़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल, एरियल। वृक्षवासी, एर्बोरियल, दैट मीन्स आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, वहां पर रहकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उनको एर्बोरियल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। कहां पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लोग एक्वाटिक एनिमल कहते हैं, जलीय जीव कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी इस पूरी पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखने को मिलती है, और वो जीवन का स्वरूप है, ठीक है, वो क्या है? लाइफ का एक फॉर्म है। तो किस फॉर्म में लाइफ पनप रही है या किस फॉर्म में लाइफ चल रही है ना, उसी फॉर्म को हम, पूरे फॉर्म को कहते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। नहीं समझे? चलो समझिए, लिखा हुआ है पूरे जीव जगत में, पूरा जो ऑर्गेनिज्म का किंगडम है उसमें अनेकों प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जैव विविधता, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी पूरे जीव जगत में अनेकों प्रकार, मेनी टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए डाइवर्सिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न स्वरूपों में या भिन्न भिन्न रूपों में होती है। मतलब एक स्थान पर डाइवर्सिटी आपको किसी और टाइप की देखने को मिल रही, किसी ऑर्गेनिज्म का देखने को मिल रहा होगा। दूसरे प्लेस पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि किसी अलग प्रकार का जो है ना फॉर्म देखने को मिलता हो, ठीक है, होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आवास यानी हैबिटेट का अपनी एक विशिष्ट बायोटा, अपनी एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक बायोटा, बायोटा कहने का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का तरीका एक बायोटा होता है। वही ना, टेरेस्ट्रियल रीजन पे पाया जा रहा है तो वहां का लाइफ अलग होगा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है तो वहां का लाइफ अलग होगा, एरियल रीजन में है तो वहां का लाइफ अलग होगा, वाटर के अंदर है तो वहां का लाइफ अलग होगा, है ना। तो अपने एक बायोटा, एक अपने स्पेसिफिक बायोटा के आधार पर डिपेंड होता है। इसीलिए हर बार जब हम कुछ नए या पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हर बार हम किसी नए एरिया को खोजते हैं या पुराने रीजन्स को या पुराने एरिया को जब हम खोजते हैं, तो उन स्थानों पर नए जीव पाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। तो उन प्लेसेस से, उन एरिया से हमको नए जीव मिलते हैं या नए जीवों को हम खोज पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता भैया? तो ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि उन एरिया की एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट मीन्स पर्यावरणीय स्थितियां या दशाएं, ठीक है, समय के अनुसार या समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। तो इवोल्यूशन का या बायोडायवर्सिटी का जो एक मेन फैक्टर है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उस एरिया का एनवायरमेंट कैसा है, आज की डेट में कैसा है या आने वाली डेट में कैसा होगा। जैसे कि आज की डेट में मैं बताऊं, आपका जो है ना मई का महीना स्टार्ट होने वाला है ना, अप्रैल चल रहा है, मई का महीना स्टार्ट होने वाला है। आज देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी टाइम हो गया है, राइट। और आज की डेट में आप यहां पर देख रहे होंगे भैया कि अभी भी हल्की हल्की, अभी बीच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन अब हल्की हल्की ठंडी आ गई, मौसम में चेंजेस आ गए, एनवायरमेंट में क्या हुआ, चेंजेस हो गया अचानक से। कहीं ओले गिरने लगे, कहीं बारिश बहुत तेज होने लगी, है ना। तो बरसात में जो चीज होनी चाहिए वो बरसात से पहले हो रही है। तो ये वातावरणीय दशाओं का क्या है, या वातावरणीय दशाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और इससे क्या होगा, यही इवोल्यूशन का भी एक मेन कारण बनता है। तो क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं वो इवोल्यूशन का एक मेन फैक्टर माना जाता है, इवोल्यूशन का एक मेन कारण माना जाता है, ठीक है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति होगी, या इस एनवायरमेंट में जो पुरानी जीव जाति पाई जा रही है वो अगर अपने आप को अडेप्टेड कर पाई इस टाइप की सॉरी इस प्रकार के एनवायरमेंट के लिए, तब तो वो आगे सरवाइव करेगी। अदरवाइज उसने अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं। एनवायरमेंट फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। बदलती रहती हैं, तथा इसके साथ ही उस स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियों, दैट मीन्स स्पीसीज की जो सहनशीलता है, जो टॉलरेंस है, ठीक है, उसकी सीमा भी बदलती रहती है, उसकी सीमा भी बदलती रहती है, जो यह तय करती है कि उस एरिया में कोई विशेष प्रजाति हो सकती है या नहीं, ठीक है। और यह तय करेगा कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो हमने खोजा है, वहां का जो एनवायरमेंट है उसके आधार पर वहां पर कोई प्रजाति पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक यहां पर जो है ना इंस्टीट्यूट है, या हम ये कह सकते हैं एक संस्था है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया है कि इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खोजा गया है, उनके नंबर को दिया गया है। तो आईयूसीएन, आईयूसीएन एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार वर्तमान समय में अभी तक, यानी कि अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी तक हम लोगों ने स्पीसीज को खोजा है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जिस स्पीसीज को डिस्कवर किया है, राइट, स्पीसीज को खोजा है, उनमें लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख जीवों की प्रजातियों का पता लगाकर उनका नामकरण किया गया है। तो आईयूसीएन के अंतर्गत ही, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत या इनके आधार पर ही आज की डेट में हम लोगों ने इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो प्रजातियों की संख्या पाई जा रही है उसको खोजा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रजातियों की संख्या खोजी गई है, ये आप ये समझ लो हाफ संख्या है, यानी कि अभी 50% ऐसी संख्याएं हैं, 50% ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको खोजा जाना बाकी है। और ये हो सकता है कि जब तक उनका डिस्कवरी हो तब तक वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, लेकिन जितने खोजे गए हैं उतने कम नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म पढ़ने में हवा लीक हो जाती है, वो कहता है अरे यार बस दिमाग की सीटी बज गई, अपनी काम चल रहा है मेरा भाई, है ना। लेकिन हमको 17 से 18 लाख जीवों को पढ़ना है लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। एक्चुअल में आपको सिलेबस में जो ऑर्गेनिज्म दिए हो रहे होंगे उनको पढ़ना है। अब 11th-12th में तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ना है डिटेल में, वो सब आपको बीएससी में आकर के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बीएससी के लिए आपको प्रिपेयर तो होना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें से लगभग 12 लाख जो स्पीसीज होती हैं वो एनिमल्स की खोजी गई हैं, तथा 5 लाख स्पीसीज प्लांट की खोजी गई हैं। आप देखिए जो करीबन करीबन 17 से 18 लाख के आसपास, 17 से 18 लाख के आसपास जो प्रजातियों को खोजा गया है, जीवों की प्रजातियों को खोजा गया है, उसमें से भी 12 लाख जो स्पीसीज खोजी गई हैं वो एनिमल्स की खोजी गई हैं।
ठीक है, जंतुओं का डाइवर्सिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्लांट्स, राइट। और 5 लाख की स्पीसीज किसकी खोजी गई है? प्लांट्स की खोजी गई है। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है इन स्पीसीज में से भी इंसेक्ट का नंबर एनिमल व प्लांट के नंबर को मिलाकर उनसे ज्यादा होता है। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो पूरी एनिमल्स की प्रजातियों को ले लें, ठीक है, और पूरे प्लांट्स के नंबर को ले लें, इन सबको मिलाकर के भी इंसेक्ट का जो नंबर है ना, इंसेक्ट एनिमल में ही आया है, तो इंसेक्ट का जो नंबर है वो इन सबसे ज्यादा है, ठीक है, इन सबसे ज्यादा होता है। तो देखो लिखा हुआ है इंसेक्ट की कुल संख्या लगभग 10,25,000 के आसपास है। यानी कि आप देखें क्लास इंसेक्टा, भाई जो यहां पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा दिया गया है, उस क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा फाइलम माना ही जा रहा है पूरे एनिमल किंगडम का, लेकिन उसमें भी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा रखी गई है ना, उसके अंदर जो जीवों की संख्या पाई जा रही है वो पूरे आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज्यादा है, ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा है। करीबन करीबन इंसेक्ट की जो कुल संख्या खोजी गई है अभी तक, या और भी खोजी जाना बाकी है, उसमें 10,25,000 के आसपास आपकी संख्याएं यहां पर इंसेक्ट की रखी गई हैं, स्पीसीज को खोजा गया है, ठीक है। अच्छा, हमें प्राप्त इंफॉर्मेशन के अनुसार अभी तक जो हम लोगों ने अभी तक डाटा कलेक्ट किया है, या हमने जो जो अभी ऑर्गेनिज्म को खोजा गया है, उसके अनुसार अभी तक जो वायरस की संख्या है वो करीबन 1500 के आसपास, बैक्टीरिया की संख्या 4000 के आसपास, प्रोटोजोन की संख्या 40,000 के आसपास, ठीक है, फंजाई दैट मीन्स कवकों की संख्या 72,000 के आसपास। ये पूरे विश्व की बात हो रही है, ठीक है, पूरे विश्व में। और हायर प्लांट्स की संख्या करीबन 2,70,000 के आसपास, निमेटोड और वॉर्म्स की संख्या 25,000 के आसपास, इंसेक्ट की संख्या 10,25,000, क्रस्टेशियन की 43,000, मोलस्क की 7,000, फिशेज की 26,959, एम्फीबियंस की 4,780। ये पूरे विश्व की संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। रेप्टाइल्स की अभी तक 7,150, बर्ड्स की 9,700 के आसपास, और मैमल्स की 4,650 स्पीसीज का पता लगाया जा चुका है आज की डेट में। और अभी 50% ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। समझ रहे, ये पृथ्वी अपने में एक बहुत बड़ी रहस्य है, अपने में ही एक बहुत बड़ा रहस्य इसने छुपा के रखा है। और वो रहस्य क्या है, ये हम लोग आज भी खोजने में लगे पड़े, ठीक है, उसको पता करने में लगे पड़े। अभी भी ये बात तय नहीं हो पाई कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि इवोल्यूशन में आपको पूरा क्लियर कर दिया गया कि इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन उस पर अभी भी डाउट करते हैं कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, किसी और तरीके से हुई हो, कोई और कारण रहा हो। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर तय किया गया कि हाँ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से रही होगी, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजी है साहब, हमें नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन पीछे क्या हो चुका वो हमको नहीं पता, और फ्यूचर में क्या होने वाला ये भी हमको नहीं पता। सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए। प्रेजेंट में क्या होने वाला है ये भी हमको नहीं पता, और क्या हो रहा है वो सिर्फ आप जानते हैं ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस प्रकार सभी ज्ञात प्लांट्स एनिमल्स व अन्य ऑर्गेनिज्म की कुल संख्या 17 से 18 लाख तक है। तो इस प्रकार जो अभी तक प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिजम्स की संख्याओं को खोजा गया है वो करीबन 17 से लेकर के 18 लाख तक खोजा जा चुका है, ठीक है, अभी खोजा जाना बाकी है। तो अगर देखा जाए बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है, जिसमें आप अपने जीवन को धकेल सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां से बड़ा मजा आता है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है बायो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और मजा तब आएगा जब आपको इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए, उसको इंटरेस्ट बनाया जाए। अब भाई आप सोचो यार, क्या ये अच्छा नहीं लगेगा, क्या आपको ये बेहतर नहीं लगेगा सोचने में कि यार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? पता नहीं ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अभी खोजा जाना बाकी है, वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसे होंगे, वो किस प्रकार से अपने जीवन को सरवाइव करते होंगे। मजा आता है यार ये सब सोचने में, है ना। और इन्हीं सबको सोच करके, इन्हीं सबको आप देख करके अपने इंटरेस्ट को जगा करके बायोलॉजी में रुचि ला सकते हैं और एक बेहतर बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। हम ही आप में से साइंटिस्ट निकल करके आते हैं, कोई आसमान से थोड़ी ना टपकता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना जरूरी है।
चलिए, आई होप आपको इतना यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस पूरे विश्व में लाखों एनिमल्स कॉमा प्लांट और अन्य अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पहचानने या पहचाना जाने, किसी व्यक्ति के द्वारा पहचाने जाना कॉमा उनका अध्ययन या वर्णित किया जाना संभव नहीं है। अब इतना सारा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, प्लांट भी, एनिमल भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, है ना, और ये हमको दिखते भी हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। संभव ही नहीं है इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पहचानना, जानना, उनके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब साइंटिस्टों ने कुछ एक जुगाड़ निकाला। क्या? जैसा कि हम अपने एरिया में प्लांट व एनिमल्स को उनकी स्थानीय नामों, दैट मीन्स लोकल नेम से पहचानते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई एक प्लांट है, सपोज दैट मान लो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्रॉप प्लांट है, गेहूं या मक्का जिया मेज, ठीक है, या मक्का जिया मेज या मटर पाइजम सटाइवम, ये इनके बोटेनिकल नेम है। तो बोटेनिकल नेम देखिए ये कहां से आया है, इसको भी हम आगे बताएंगे आपको। इनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। या हम गोरेया की बात करें, पैजा डोमेस्टिकस, ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम है गोरेया। गोरेया को हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी दूसरी कंट्री में, जैसे हम लोग जापान की बात करें, तो जापान में गोरेया को सुजुन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुजुन जापान में। और भी मतलब अलग अलग कंट्रीज में इनका अलग अलग नाम से, लोकल नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर नाम दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर मान लो जापान का बंदा इस कंट्री में आता है किसी साइंटिस्ट से मिलने के लिए, कोई साइंटिस्ट आता है यहां पर मिलने के लिए, और वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ये कहता है कि हमारे यहाँ की जो सुजुन है बहुत अच्छी है, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे सुजुन क्या है यार, ये नए पक्षी का नाम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज में सुजुन है ही नहीं, राइट। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, गोरेया, बहुत अच्छा पक्षी है ना, बड़ा सुंदर दिखता है, उसकी आवाज बड़ी प्यारी है, हम ये सब कहते हैं। एक्चुअल में हम नहीं समझ पाएंगे। अगर उसने कहा पैसे डोमेस्टिकस, आप समझ जाओगे अच्छा गोरेया की बात करो, क्योंकि उसका वो जूलॉजिकल नेम है। या अब इतना ही नहीं, कंट्री वाइज कंट्री नहीं, बल्कि स्टेट लेवल पे, स्टेट नहीं बल्कि स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिक्कतें होती हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में नगर होते हैं, कस्बे होते हैं, है ना। तो इवन यहां तक कि एक कंट्री के अंदर कस्बों में, उनके लोकल स्थानों पर, कस्बों में, ठीक है, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राज्य में अगर आप देखें तो एक ऐसे प्लांट या एनिमल का नाम अलग अलग लैंग्वेज में लिया जाता है जहां की वो लोकल लैंग्वेज में उसको पहचानते हैं, ठीक है। निनुआ जो है ना, निनुआ एक शब्द है, ये वाराणसी में प्रयोग होता है, शायद प्याज के लिए इसको यूज करते हैं, प्याज, नेनू, है ना, नेनू। और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में जो नेनू होता है वो माठे के ऊपर, सॉरी हाँ, दूध को, मतलब मलाई को जब हम फेंटते हैं, दूध की जो मलाई उसको फेंटते हैं तो नेनू निकलता, माठा बनता है, उसके ऊपर जो निकलता है वो नेनू कहलाता है। हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको नेनू कहते हैं, उससे घी बनता है ना। वहां पर नेनू को शायद प्याज कहते हैं। अच्छा, वाराणसी में कुछ और भी ऐसे प्लांट्स हैं या कुछ और भी ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, जिनका नाम वहां की लोकल लैंग्वेज में अलग है, और हमारे यहाँ पर या जहां भी आप रह रहे हैं वहां पे लोकल लैंग्वेज में उसको अलग नाम दिया गया है। तो हम लोकल लैंग्वेज पे उसको समझते हैं। तो जैसा कि हम अपने एरिया में जहां हम रह रहे हैं वहां पर किसी प्लांट या एनिमल को उनके स्थानीय नामों से क्या है, पहचानते हैं। जो एक शहर कॉमा राज्य या देश के भीतर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, देश के भीतर भी अलग अलग होते हैं, चाहे शहर की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे हम कंट्रीज की बात कर लें, तो यहां पर भी इनके नाम अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की भाषा और उनका दृष्टिकोण, यानी कि जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग होता है। उनका जो दृष्टिकोण है, सोचने की क्षमता है, जो उनकी भाषा है, वो अलग अलग लैंग्वेज होती है। इसके आधार पर वो लोग अपना नाम रख लिए हैं। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है इस तरह के विविध जीवन स्वरूपों, दैट मीन्स डाइवर्स लाइफ फॉर्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्थानों पर कई नामों से जाना जा रहा है, तो ये डाइवर्स हो गया ना, डाइवर्स लाइफ फॉर्म हो गया, का अध्ययन करने के लिए, अब हम इसको अगर अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन करने के लिए व उनकी उचित पहचान के बाद, ठीक है, उनका अध्ययन करने के लिए व उनकी उचित पहचान के बाद
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नामों का नामकरण दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लोकल लैंग्वेज में कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि भैया उसका नाम और भी कुछ हो सकता है, या उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर, अब मान लो आप एक अपने लोकल लैंग्वेज से निकल के कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, वहां रहने के लिए, वहां काम करने के लिए, तो क्या वहां पर आप कहोगे भैया आलू दे दो? क्या पता वहां की लैंग्वेज में आलू को कुछ और कहता हूं, प्याज को कुछ और कहता हूं, लहसुन को कुछ और कहता हूं। हमारी यहां पर लैंग्वेज में अलग नाम लिया जा रहा है ना? लेकिन अगर आप इंटरनेशनली लेवल पर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें, अगर आप किसी साइंटिफिक सेंटर में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको उसका साइंटिफिक नेम लेना पड़ेगा, और वो साइंटिफिक नेम पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिज्म के लिए मान्य है। पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? मान्य होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत और ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत या क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, ये सब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, आवश्यकता होती है जिससे सभी जीवों की बेहतर समझ के लिए वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों यानी कि अपने प्रिंसिपल्स, कॉमा प्रतिक्रियाओं दैट मीन्स प्रोसीडर्स, और शर्तों यानी टर्म्स की एक डेफिनेट सिस्टम को स्थापित किया है। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये सिद्ध किया, ये स्थापित किया कि भाई कोई एक ऐसा प्लांट या एनिमल या कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम से जाना जाए, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है इनके आधार पर। ठीक है, इनके प्रिंसिपल यानी सिद्धांत दिए गए, इन्होंने कई सिद्धांत प्रपोज किए हैं। ठीक है, कुछ प्रोसीडर्स प्रपोज किए हैं, कुछ टर्म्स भी इन्होंने प्रपोज किए हैं, और उसके आधार पर इन्होंने डेफिनेट सिस्टम को स्थापित कर दिया, एक विशिष्ट प्रकार की सिस्टम को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया, जो हमें ज्ञात प्रत्येक जीवों को पहचानने, यानी कि जो हमारे पास में जो जीव हैं उनको पहचानने, दैट मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कॉमा श्रेणीबद्ध कैटेगराइज करने के लिए। अब देखो, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, कैटेगराइज कहने मतलब क्या होता है? उनको एक क्रम में रख सकते हैं कि भाई ये वाला, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलेंडर, ये क्या है? उस वो एक कैटेगरी बना दी गई, और उस कैटेगरी के अंदर हमने सीक्वेंस फॉर्म में क्या कर दिया? उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया कि भैया प्रोटोजोन से जितने रिलेटेड छोटे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम ये कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव होंगे, उनको प्रोटोजोआ में रखा जाएगा। ठीक है, उनसे थोड़ा डेवलप होंगे पोरीफेरा में, उनसे थोड़ा डेवलप होंगे सीलेंट्रेटा में। तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, फाइलम, उनके अंदर क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, और उनका एक विशिष्ट नाम, दैट मीन्स स्पेसिफिक नेम प्रदान करने के लिए सहायता करती है। ठीक है, और उनका एक स्पेसिफिक नेम हम देते हैं, और ये हमें सहायता देगा कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और उस ऑर्गेनिज्म का, उसके जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम से उसको संबोधित करेंगे, तो वहां पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति के समाज होंगे, या जो सेंटर जो होंगे जहां पर आप काम करने जा रहे हैं, मतलब सेलेक्ट हो गया, आप साइंटिस्ट हो गए, तो साइंटिस्ट साइंटिफिक सेंटर में वहां पर आप जा रहे हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर में जा रहे हैं, तो वहां पर आपका ये बोलना ज्यादा बेहतर होगा इन कंपेरिजन टू अपनी लोकल लैंग्वेज को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है, इस प्रकार की प्रणाली पूरे विश्व में सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिकों के लिए स्वीकार्य है। यानी कि जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार की प्रणाली जो है ना स्वीकृत है या स्वीकार की गई है। आप इस प्रणाली के अंतर्गत ही उसका नाम लेंगे, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है, इस प्रकार वर्ल्ड के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए, यानी कि जो पूरे विश्व का जो नेमिंग हो रहा है उसके लिए सिंपल, कॉमा स्टेबल व इंटरनेशनल, सिंपल, स्टेबल व इंटरनेशनली लेवल पर, यानी कि उसका सरल भाषा में, स्थगित भाषा में स्टेबल, यानी कि वो स्थापित हो, ठीक है, स्टेबल हो, और इंटरनेशनली लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर एक एक्सेप्टेबल सिस्टम को, एक एक्सेप्टेबल सिस्टम को कई वैज्ञानिकों की आवश्यकता ने नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स नामकरण नामक प्रक्रिया को बनाया है। ठीक है, तो जो नीड हमको रही ऑर्गेनिज्म को समझने की, आइडेंटिफाई करने की, उसका क्लासिफिकेशन करने की, उसका नामकरण करने की, तो उसके आधार पर हमें ये रिक्वायर्ड हुआ कि भैया हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम होना चाहिए, स्पेसिफिक एक ऐसा नाम होना चाहिए जो इंटरनेशनली लेवल पर स्टेबल होना चाहिए,
और बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म का आपने नाम रखा तो इतना टफ है कि आप उसको नहीं ले पा रहे, समझ नहीं पा रहे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देने से पहले, इसमें क्या किया जाएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देने से पहले उसके प्रकार या विशेषताओं, दैट मीन्स उसका टाइप कैसा है, उसका फीचर्स क्या है, को सही ढंग से निर्धारित यानी जानना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड के हर हिस्सों में उसकी पहचान एक जैसी हो सके। यानी कि आपने यदि कोई ऑर्गेनिज्म खोजा है और वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे देश में भी पाया जा रहा है, पूरे विश्व में वो ऑर्गेनिज्म दूसरे देश में भी पाया जा रहा है, तो आपने जो उसका स्पेसिफिक फीचर बताया है, ठीक है, विशिष्ट लक्षण बताया, वो वहां के भी ऑर्गेनिज्म उसी के स्पीसीज के जैसे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म से सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है, हिस्सों में उसकी पहचान एक जैसी हो सके। इसे पहचान, दैट मीन्स इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन के रूप में जानते हैं। इसे ही पहचान, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो हम किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम समझेंगे, पहचान करेंगे कि ये उस लोकल एरिया में जहां पर इसको खोजा गया है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, या हमने अभी तक जितने ऑर्गेनिज्म खोजे हैं उनमें से किसी के भी कैरेक्टर के साथ में ये मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है, ठीक है, तब जाकर के हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये बात की बात है। अभी जो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हमने यहां पर समझा उसको आपको समझना है। तो आई होप इस एक कंप्लीट लेक्चर से आपको सारा नॉलेज गेन हो गया होगा। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कंप्यूटेशन लेवल पे नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे भी। वो हम लोग जब ऑप्शनल या एमसीक्यूज टाइप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो 11th क्लास से लेवल पर 11th क्लास के लेवल पर जो कंटेंट आपको मुझे प्रोवाइड करना था वो इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। जैव विविधता से रिलेटेड आपको इतना ही समझना है। बहुत ज्यादा मटेरियल मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया है और ये आपका नीट लेवल का भी है बच्चा, ठीक है। जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, बोर्ड हम ना कह करके हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये सारी क्लासेस बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप तक ही इंफॉर्मेशन ना रह पाए, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो अपने लाइफ में और अपने एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर को गेन कर पाए और अपनी प्रिपरेशन को हायर लेवल पर लेकर के जाएं। 12th के बाद में अगर वो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहां से उनके बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिकतर फंसे, बस ऐसी मैं कामना करता हूं। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीट लेवल का ही यहां पर, कंपटीशन लेवल का ही यहां पर मैं लेकर के चलूंगा, पढ़ाऊंगा। और इसका जो पीडीएफ फाइल है बच्चा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में मिलेगा। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वहां से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप सीधे टेलीग्राम ओपन कीजिए और वहां पर आप सर्च कीजिए सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस। जिस तरीके से यहाँ पर आपका यूट्यूब का चैनल का नेम है उसी तरीके से टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया हुआ है। बस आपको उस पर सर्च करके उसमें क्लिक करना है और ज्वाइन कर जाना है। उसमें फोटो लगा हुआ है मेरा, तो आप ज्वाइन करके उसमें जितना भी पीडीएफ फाइल, जो भी क्लास यहाँ पर हम लेंगे उन सभी क्लासेस का पीडीएफ फाइल आपको उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी नहीं कि सर मुझे नोट्स कहाँ से मिलना है, मुझे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सारी की सारी क्लासेस की। अगर आपने साथ के साथ लिख लिया तो सो फार सो गुड, नहीं लिखा है तो आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।